मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज काम कर रही होती हैं, ज्योग्राफी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की भी। तो जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्लाइमेट के नोट्स नहीं दिए हैं। मैंने क्लाइमेट नहीं दिया है आपको, नेचुरल वेजिटेशन नहीं दिया है और सॉइल नहीं दिया है। इनको मैं खुद ही कराऊंगा, आपको खुद लिखवा दूंगा, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंडियन क्लाइमेट या किसी भी पूरे ग्लोब पर क्लाइमेट जो निर्धारित होती है, इवन पूरी पृथ्वी पर, वो दो कारण हैं उसके। जैसे हम लोग अगर मोटे तौर पर देखें अर्थ में भी, तो उसे हम लोग कहते हैं सीजन चेंज होना। सीजन चेंज होने से किसी एरिया की क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट से सीजन से क्लाइमेट सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है। नॉर्मली क्लाइमेट होता क्या है? देखो, किसी पर्टिकुलर जगह के एक लॉन्ग टर्म की जो जलवायु स्थितियां हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। लॉन्ग टर्म की, जैसे मान लो वर्ष भर की, वर्ष भर की ही होती है, तो ये क्लाइमेट कहलाती है। किसी पर्टिकुलर जगह की लॉन्ग टर्म की जो कंडीशंस हैं, जिन्हें हम लोग जलवायविक दशाएं कहते हैं। जलवायविक दशाओं को अंग्रेजी में कहते हैं एरोफॉबिक कंडीशंस। तो लॉन्ग टर्म की जो एरोफॉबिक कंडीशंस हैं किसी पर्टिकुलर जगह की, वही वहां की क्लाइमेट कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है। अब पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। ठीक है। ध्यान से समझना इसे। ये ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड, ये साउथ में 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है। ये नॉर्थ में 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड और साउथ में 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड इसलिए मैंने रखा है, क्योंकि जो अर्थ है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री सन की ओर। अर्थ का जो इंक्लिनेशन एक्सिस है सन के अकॉर्डिंग, ये वाला, अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं है, ये ऐसे झुकी हुई है। ये वाला जो एक्सिस है, एंगल है ये 23.5 डिग्री, 23.5। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे ये 23.5 डिग्री वाला जो हिस्सा है वो सन के सामने रहेगा। सन की डायरेक्ट रेज इनके इस एरिया के ऊपर पड़ेंगी, सीधी किरण। इसके ऊपर सन की किरणें पड़ेंगी तो सही, लेकिन वो डायगोनल हो जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ऊपर की ओर उसका हिस्सा गोल है। तो वो सीधी नहीं पड़ेंगी, बल्कि कोणीय पड़ेंगी, एंगुलर पड़ेंगी। एंगुलर पड़ेंगी तो रुकेंगी नहीं, टकराएंगी नहीं, टकरा के ऊपर की ओर निकल जाएंगी, रुकेंगी नहीं। सन की किरणें, सन की रेज जहां भी सीधे पड़ेंगी वहां रुकेंगी, और रुक कर उस एरिया के तापमान को बढ़ाती हैं। इसलिए 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इतना जो हिस्सा है ये अर्थ का, यहां सन की किरणें कभी ना कभी वर्ष में डायरेक्ट पड़ती हैं। जैसे इक्वेटर पे तो हमेशा डायरेक्ट रहती हैं। अब इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ध्यान से समझते रहना सारी चीज को, और अगर कहीं समझ में ना आए तो मुझे तुरंत रोक देना, वहां पे मैं फिर समझाऊंगा। इस पूरे जो जो अब ये क्लास चलेगी 1-2 दिन, इससे पूरा क्लाइमेट क्लियर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आना ही है, 100%।
तैयार रहना इसके लिए, क्योंकि इस समय लानिना कंडीशंस हैं, एलिनो कंडीशंस खत्म हो रही हैं, लानिना कंडीशंस बन रही हैं, लेकिन एलिनो अभी है, खत्म नहीं हुआ है, ये भीषण गर्मी पड़ रही है। ये इस बात का परिचायक है कि लानिना, एलिनो जा रहा है और लानिना आ रहा है। उम्मीद ये है कि जुलाई अगस्त तक लानिना प्रभाव एक्टिवेट हो जाएगा पैसिफिक में, जो कि एक अच्छे मानसून का, भारत में एक अच्छे मानसून को लेकर आता है। हमेशा जब लानिना होगा तो भारत में अच्छा मानसून होगा, बारिश ठीक पड़ेगी, अच्छी पड़ेगी। इसीलिए आईएमडी ने अभी फोरकास्ट जारी किया है 106% का, नॉर्मल एवरेज पीरियड का 106%, यानी पॉजिटिव है। और जब जब एलनीनो होता है तब तब बारिश कम पड़ती है, तब तब सूखा पड़ने की संभावना रहती है। पिछले साल से, बल्कि पिछले 2 सालों से एलनीनो कंडीशंस थी, लेकिन वो बहुत वीक थी, बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाई, जिसके चलते बारिश तो कम हुई, लेकिन इतना नहीं था कि सूखा पड़ेगा, बहुत कम हो गई हो। इसलिए चूंकि ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो 100% क्लाइमेट से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, सब होगा यहीं से क्लियर, एक एक चीज पे आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सन की रेज इक्वेटर पर तो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं पूरे वर्ष भर, क्योंकि ये हमेशा सामने रहती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्ष में एक एक बार परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे सूरज इन दो रेखाओं के बीच में गति करता रहता है। 23 सितंबर ये तारीखें हैं, और 21 मार्च, इन 2 तारीखों को वो पूरी तरीके से परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पर, जो कि ग्लोब के, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, इसलिए दोनों गोलार्धों में। अच्छा, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि वो इक्वेटर पर होता है उस समय, तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, समान दूरी पर है। इसलिए सितंबर और मार्च में दोनों हेमिस्फीयर में न तो गर्मी पड़ती न सर्दी पड़ती, सामान्य मौसम रहता है। क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच होता है, इसलिए दिन और रात भी बराबर होते हैं, दोनों समान दूरी पर होते हैं। ये कैप्रिकॉर्न भी और कैंसर भी से समान दूरी पर है सूर्य, तो फिर दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। लेकिन जैसे 21 मार्च के बाद जो सन है वो नॉर्थ की ओर आना शुरू हो जाता है, कैंसर की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ जाता है। नॉर्थ की ओर तो आना शुरू हो जाता है पहले ही, लेकिन 21 मार्च के बाद वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री मजबूती से करता है। और 21 जून को 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उसकी किरणें परपेंडिकुलर होती, क्योंकि 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है। इसीलिए अब देखो, सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा है 21 जून को। तो मुझे ये बताओ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाता है। मैंने आपको बताया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब सूरज यहां चमक रहा है, तो क्या भारत में उस समय, या पूरे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय सबसे बड़ा दिन होगा या नहीं होगा? बताओ। क्योंकि सूरज यस सर। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए उस समय दिन की अवधि सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ा दिन होता है इसलिए। और दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि सूरज यहीं चमक रहा है, तो दिन बड़ा हो जाए। इसके साथ साथ एक और चीज होगी,
जब सूरज लंबे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल से, और ये भारत के बीचों बीच जाता है, तो मुझे ये बताओ, इस एरिया को पूरे को गर्म कर देगा या नहीं कर देगा? यस सर। बताओ। क्या कर देगा? इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इस समय, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सीजन होता है, गर्मी महसूस हो रही होती है। और भारत में ये विशेष तौर पर उत्तर भारत में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, यही सूरज चमक रहा है। तो उत्तर भारत और विंध्याचल का जो रेंज है, ये विंध्याचल से होके जा रही है, आपने देखा होगा मैप में, ये एरिया पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको, जो बात मैंने समझाई अभी? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तो बताओ यहाँ तक। देखो, सूरज वर्ष भर इन दो रेखाओं के बीच में गति करता है। एक समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जैसे 21 जून को ये सिचुएशन, अब इसके बाद 21 जून से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाती सूरज की किरणें, क्योंकि 23 डिग्री यही समाप्त हो जाती है। इसके बाद अब वो नीचे की ओर आता है। फिर से 23 सितंबर पर वो इक्वेटर पर हो जाता है, तो दोनों गोलार्धों में बराबर दिन और रात हो जाते हैं। 23 सितंबर के बाद फिर वो नीचे आना शुरू होता है, और 22 दिसंबर को सूरज सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकता है सेम। उसकी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होती हैं। अब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से बहुत दूर हो गया, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, यहां से सूरज बहुत दूर है। इसलिए अब सदर्न हेमिस्फेयर में चमक रहा है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में से दूर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस समय सर्दी पड़ती है। इसलिए आप देखोगे कि दिसंबर में हमारे यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। अच्छा, हम लोगों से सूरज दूर है, तो फिर दिन इसलिए छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं सर्दियों के मौसम में। जैसे जैसे सूरज साउथ की ओर आता चला जाएगा, वैसे ही वैसे रातों की लंबाई बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे रातें लंबी होंगी, सूरज कम चमकेगा, वैसे ही वैसे सर्दियां भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए दिसंबर और जनवरी का महीना भारत में खूब सर्दी का महीना होता है। ठीक है, दिन छोटे और रात बड़ी। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय गर्मी पड़ रही होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, या साउथ अफ्रीका का कुछ एरिया, या साउथ अमेरिका वगैरह, वहां की कंट्रीज में इस समय, पेरू वगैरह में गर्मी पड़ती है। ये बात क्लियर है? अगर आप चाहें तो इस चित्र को बना सकते हैं, या मैं मिटा दूं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है बनाने में तो। सर अब थोड़ा सा बना साइड दिया। हो। जिसने नहीं बनाया वो इसे बना लो, काम आएगा ये आपके। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में काम आएगा। ठीक है। वैसे तो आज मैं इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरा क्लाइमेट को मैं रिकॉर्ड करूंगा, जिससे अगर किसी का मिस भी हो जाए तो वो कर लें। मिटा दूं इसे? So 1 second, please. ठीक। कात्यायनी, आप भी बना लीजिए इसे। आपको ये बात आई समझ में जो मैंने समझाने की कोशिश की? Yes, sir. हम्म। वैसे ये बिल्कुल बीच में है, और सबसे टफेस्ट टॉपिक है ये ज्योग्राफी का, सबसे टफ, सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज चलेंगी अभी आगे, उन थ्योरीज पे ही क्वेश्चन आता है। सामान्य बात है, लेकिन उन्हें समझना आसान है अगर आप सिस्टमैटिकली समझोगे, जैसे ये बेसिक। अब मिटा दूं? जी हो सर, गया थैंक सबका? चलिए।
अब हम वापस इंडिया पे आते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको ये बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 21 जून को सूरज इसके ऊपर चमक रहा होता है, परपेंडिकुलर होती है सनरेज 21 जून को, ठीक है। इसलिए उत्तर भारत उस समय स्कॉर्चिंग हीट, एक बहुत खतरनाक प्रकार की गर्मी का अनुभव कर रहा होता है। इसी को हम लोग ग्रीष्म ऋतु भारत में कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का विशेष तौर पर तापमान अत्यधिक हो जाता है। पेनिनसुलर इंडिया का तापमान या इस प्रायद्वीपीय भारत का तापमान या दक्षिण भारत का तापमान उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। कारण उसका यह है कि दोनों तरफ समुद्र है। यहां पर बे ऑफ बंगाल और यहां पर अरेबियन सी। चूंकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए पानी गर्म नहीं हो पाता समुद्रों के किनारे, इसलिए समकारी जलवायु बनी रहती है। ये एरिया चूंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ बहुत अधिक तापमान हो नहीं पाता। पर उत्तर भारत चूंकि समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यही हमारी ग्रीष्म ऋतु है। अब इसका असर क्या पड़ता है? देखो, जब ये पूरा लैंड मास गर्म हो जाएगा, और विशेष तौर पर इसमें दो जगहें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। एक थार का रेगिस्तान, ये वाला हिस्सा, और दूसरा तिब्बत का पठार ऊपर, तिब्बत प्लेटो। ये दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। देखो, पत्थर ना, बहुत पत्थर बहुत ज्यादा इमिट कर लेता है, एल्बिडो उसका बहुत कम होता है पत्थर का, तो इसलिए पत्थर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज। तिब्बतन प्लेटो गर्म हो जाता है और थार का रेगिस्तान गर्म हो जाता है। अब इसके साथ लैंड मास गर्म हो गया, लैंड मास के कांटेक्ट में आने वाली हवा भी गर्म हो जाएगी। फिजिक्स का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो गर्म होकर फैलती है, हवा गर्म होकर फैलती है। जब हवा गर्म होकर फैलेगी तो ऊपर की ओर उठती है, और सामान्यतः यहां पर एक खाली जगह बनती है, जिसे हम लोग एयर ट्रो कहते हैं या मानसून ट्रफ भी कहते हैं उसे। मानसून ट्रफ, ट्रफ माने खाली जगह। हवा यहाँ की गर्म होकर ऊपर उठ गई, यहाँ एक मानसून ट्रफ बन गया, एक खाली जगह बन गई। इस खाली जगह को भरने के लिए ही, ये मान लो 0 डिग्री है, समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं। और इन ठंडी हवाओं को ही हम लोग, ठंडी और नम हवाओं को ही हम लोग मानसून के नाम से जानते हैं। चूंकि ये इंडियन ओशन और भारतीय उपमहाद्वीप में चलती हैं, इसीलिए भारतीय जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु भी कहा गया। मॉनसून शब्द की, मॉनसून एक अरेबियन वर्ड है, और अरब लोगों ने ही इसका नाम भी रखा मॉनसून। मॉनसून का मतलब होता है ठंडी हवाएं, हाँ, ठंडी और नम हवाएं। तो ये ठंडी और नम हवाएं चलती हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इन्हीं को हम लोग मॉनसून कहते हैं। ये वर्षा ऋतु का सीजन भी भारत में लेकर आती है, क्योंकि वर्षा ऋतु कोई सीजन नहीं होता भारत में, होता गर्मी का ही सीजन है, लेकिन इसमें बरसात होती है चूंकि, तो इसलिए हम लोगों ने इसे एक अलग फैक्टर के रूप में या रेनी सीजन के रूप में हम लोगों ने इसे नाम रख दिया है इसका। अच्छा, इसी समय जब ये हवाएं, जब थार का रेगिस्तान गर्म हो जाता है, उस समय पश्चिमी भारत में, और ये एरिया भी गर्म हो जाता है, गंगा का मैदान यहां पर देखो, ये वाला मैदानी एरिया, और ब्रह्मपुत्र का ये वाला मैदानी एरिया, ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। गर्म होकर यहाँ की हवा ऊपर उठने लगती है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से, क्योंकि उत्तर पश्चिम में हिमालय है हमारे यहाँ पर, तो हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में जो हवा होती है वो तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है। अब यहाँ हिमालय में या नॉर्थ वेस्ट में ठंडी हवा है,
मतलब ठंडी हवा माने यहाँ तापमान कम है क्योंकि पर्वत है। और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में यानी मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस वाले क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है। और यहां पर विशेष तौर पर डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। आप देखोगे ना कीचड़ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, कीचड़ अगर गर्मी है वहां पर तो, इसलिए यहां का तापमान तो हो जाता है ज्यादा। नॉर्थ वेस्ट में हिमालय का तापमान है तुलनात्मक रूप से कम। हवाओं का ये नियम है कि वो ज्यादा कम तापमान से यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर चलती है। कैसे? यहाँ की हवा हो गई, यहाँ का तापमान हो गया ज्यादा, यहाँ की हवा हो गई गर्म, ऊपर उठेगी। जिस जगह ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेने लगेगी आके। तो इसलिए हवाएं हमेशा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं। आज आप देखो जैसे ये हवा चल रही है, इसको अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट से चल रही है साउथ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में हिमालय है, लेकिन जब ये हवा नॉर्थ वेस्ट में हिमालय से चलती है और थार के रेगिस्तान के ऊपर से गुजरती है तो ये भी गर्म हो जाती है। इसी गर्म स्थानीय हवा को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ये जो अब चल रही है ये लू है। इसलिए ये एक लोकल विंड है जो भारत और पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगी। भारत और पाकिस्तान में चलती है गर्मियों के मौसम में, पश्चिम से पूरब की ओर ये चलती हुई मिलेगी आपको। ये उत्तर भारत के तापमान को और बढ़ा देती है। ठीक है, इसको हम लोग लू कहते हैं। लू समझ में आई? लू क्लियर है? हाँ बताइए। सर, हवा ये नॉर्थ और हाँ वेस्ट जी, से ही चलती है या फिर किसी और उससे नहीं होती डायरेक्शन से? कोई रीजन होता है इनके पीछे कि उधर से ही आएंगी? मैंने बताया ना आपको, हमेशा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलेंगे। ठंडा क्षेत्र भारत में कहाँ है? हाँ हाँ। हमारे यहाँ सर से ठंडा हिमालय। क्षेत्र किधर है बताओ? नौ किधर, डायरेक्शन कहाँ है उसकी? सर हिमालय नॉर्थ की तरफ है सर। नॉर्थ वेस्ट सर है नॉर्थ। एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए हवाएं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती हैं, सामान्य हवाएं। आप देखोगे पूरे ओके। भारत में वर्ष भर इसलिए हवाएं इसी डायरेक्शन से चलती हैं, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती मिलेंगी पूरे वर्ष भर, सामान्य तौर पर, जब तक कि मानसून ना आ ओके। जाए। मानसून इन हवाओं की दिशा बदल देता है। कैसे बदलेगा ये मैं बताऊंगा। अभी हम लोग गर्मी के मौसम में ही हैं, अभी मानसून में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हिमालय है और इधर पूरब की तरफ ईस्ट में गंगा का डेल्टा है। डेल्टा का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि कीचड़ बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए यहां तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ गया, हवा गर्म हो गई, गर्म होके ऊपर उठी, उत्तर पश्चिम से ठंडी हवा चलने लगती है। लेकिन ये ठंडी हवा जैसे ही थार के रेगिस्तान के ऊपर से उतरती है ये भी गर्म हो जाती है और गर्म होकर पूरे उत्तर भारत के इस मैदानी क्षेत्र के तापमान को बढ़ाने लगती है। इसी गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। ये स्थानीय है, सीजनल है, गर्मी के मौसम में चलती है, बरसात का मौसम आते ही समाप्त हो जाती है। कैसे होती है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये उत्तर भारत का तापमान गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। अब मुझे ये बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपोराइजेशन की दर बढ़ जाएगी या नहीं? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी या नहीं? सर पानी बढ़ेगी। भाप बन के ज्यादा ऊपर उठेगा या नहीं तेजी से? सर उठेगा। मान लो एवोपोराइजेशन की दर बढ़ गई तो ऊपर वायु में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसकी दर बढ़ जाएगी। दिन में एवोपोराइजेशन हुआ, शाम को कंडेंसेशन शुरू हो गया, क्योंकि जब सूरज छिप गया तो गर्मी कम हो गई, अब मॉइस्चर जो है वो थोड़ा इकट्ठा होना शुरू होगी। कभी कभी ये होता है सर गर्मियों के मौसम में ही, जैसे दोपहर को 12-1 बजे तक सबसे, देखो दिन का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा
सूरज की सबसे ज्यादा हीट जो देखने को मिलती है वो 2:30 बजे तक देखने को मिलती है। हालांकि सबसे ज्यादा तापमान 5:30 बजे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन सूरज 2:30 बजे तक पूरी चीजों को गर्म करता है। अब इसके बाद, अब देखो 2:30 बजे तक सूरज ने इस पूरे एरिया को गर्म किया, एवोपोराइजेशन की दर बढ़ गई, मॉइस्चर इकट्ठी हो गई। मॉइस्चर जैसे ही अगर कंडेंस होनी शुरू होगी तो इसका इफेक्ट ये होता है कि गर्म और ठंडी हवा, यहां पर देखो मॉइस्चर वाली जो हवा है ऊपर, गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठी, ठीक है। अब उस हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। ये फिजिक्स ज्योग्राफी का ही नियम है, ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, क्योंकि जो हवा है वो ऊपर जाने के लिए जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे अपने में से ही वो एब्जॉर्ब करती है। इसको हम लोग एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जैसे ही हवा गर्म हुई, ऊपर की ओर चली, उसमें तापमान में कमी आ जाएगी, वो ठंडी होने लगेगी। ठंडी होने से उसमें जो मॉइस्चर है वो इकट्ठा होने लगेगा और वो बादलों का रूप ले लेगा। इसलिए इस मौसम में आपको कभी कभी दोपहर बाद विशेष तौर पर आंधी और तूफान मिलेंगे आते हुए। दोपहर के बाद कभी कभी आंधी आती हैं, उसमें छिटपुट जगहों पर वर्षा हो जाती है, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। अगर आंधी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर डेविएशन बहुत ज्यादा है तो आंधी तेज आएगी। आंधी क्या करती है, अब मॉइस्चर है, बूंद बनी, बूंद बन के नीचे आई, हवा क्या करेगी, उस बूंद को ऊपर उठा के ले जाएगी। मैंने बताया आपको ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। अब बूंद जो है वो हवा के साथ ऊपर उठ गई, ऊपर उठेगी, तापमान में कमी आ जाएगी, वो जम जाती है, ओले के रूप में नीचे आ जाती है। इसीलिए इस समय हिल स्टॉर्म की सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब इसको कहीं कहीं पर हम लोग प्री मॉनसून शावर्स के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मौसम में, मई जून के मौसम में जो ये वर्षा होती है, गर्मियों के मौसम में आंधी के साथ, इसको कहीं कहीं पर हम लोग प्री मॉनसून शावर्स भी कहते हैं। अच्छा, ये कहीं कहीं पर विनाशकारी भी होती है, जैसे बंगाल में या ईस्टर्न इंडिया में इसे हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसका नाम है काल बैसाखी। काल बैसाखी इसे क्यों कहते हैं, देखो बैसाख एक महीना है हमारे यहाँ, अप्रैल, विशेष तौर पर अप्रैल मई के महीने को बैसाख कहते हैं। इस मौसम में पश्चिम बंगाल में, आसाम में तूफान आते हैं और इन तूफानों में आंधियां आती हैं इसी तरीके की, और इन तूफानों में कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसे काल बैसाखी का नाम दिया गया, ठीक है। कर्नाटक में ही नहीं, हम लोग चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जानते हैं। चेरी ब्लॉसम्स कर्नाटक में इन्हीं हवाओं का नाम है। चेरी ब्लॉसम वहां पर इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्नाटक में कॉफी, इन इन इस बारिश से कॉफी के ऊपर फूल लगाते हैं। कर्नाटका में कॉफी होती है तो कॉफी के फ्लावर्स बन जाते हैं, कॉफी पर फूल लगते हैं, बाद में कॉफी बनती है, तो उसको वहां पर चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। अच्छा, बंगाल में ही इनको, बंगाल में नहीं, आंध्र प्रदेश में इनको, साउथ इंडिया में इनको, दक्षिण भारत में इनको मैंगो शावर्स भी कहते हैं, इन्हीं का नाम आम्र बौछारें या मैंगो शावर्स। कारण क्या है इसका, इन बारिश से वहां पर आम की फसल पक जाती है। आप अभी देख रहे होंगे आम का सीजन मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। ये सब आंध्रा से आता है, साउथ इंडिया से आता है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका से आता है, तेलंगाना से। इन्हीं इन्हीं हवाओं से या इसी बारिश से वहां आम पकने लगते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु है भारत की, जो मैंने अभी आपको समझाई। सूरज नॉर्दर्न हो जाता है मार्च के बाद, नॉर्दर्न होने की वजह से उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है, विशेष तौर पर तिब्बत के पठार का और थार के रेगिस्तान का, जिससे पूरा उत्तर भारत एक गर्मी की चपेट में आता है। इसी समय यहाँ पर एक गर्म हवा चलती है जो कि पश्चिम से पूरब चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसी को हम लोग लू कहते हैं। अत्यधिक तापमान से एवोपोराइजेशन बढ़ जाता है,
वाष्पीकरण बढ़ जाता है, हवा में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ती है। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, वो मॉइस्चर भी ठंडी हो जाती है, और गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलने से एयर सर्कुलेशन बनाती हैं और आंधी आती है उस समय। इसको मैं समझा दूंगा और कि कैसे बनती है, अभी एक चित्र से। आंधी आती है, कुछ कुछ जगहों पर बारिश होती है, ओले भी पड़ते हैं। इसको भारत में, पूरे भारत में अलग अलग नाम से जानते हैं इसी बारिश को। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल और असम में। अच्छा, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं इसे, एक और नाम है इसका नॉर्वेस्टर। ये भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत में, और उत्तर पूर्वी भारत में इसको, और बंगाल में भी नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। चेरी ब्लॉसम्स कर्नाटक में, और मैंगो शावर्स इसको हम लोग आंध्र प्रदेश में या दक्षिण भारत में इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट हो गया। इसमें कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको? मैं लिखवा दूं? कभी आज तक आपने किसी ने भी देखा हो, इतनी आपकी, हम लोगों की उम्र एज हो गई है, मतलब 30-32 साल तो हम लोगों की उम्र है ही। मुझे एक कोई बताओ, जब इस मौसम में सुबह के समय आंधी आई हो, गर्मी के मौसम में, हमेशा देखना दोपहर के बाद ही मिलेगी आप। सुबह के समय नहीं आती, नहीं आती। दोपहर के बाद ही मिलेगी हमेशा। उसका कारण ही ये है जो अभी मैंने बताया। 2:30 बजे तक सूरज पूरा तप जाता है, पूरे एरिया के तापमान को गर्म करता है, इसके बाद सूरज धीरे धीरे ढलना शुरू होता है नीचे की ओर। ऐसे में 2:30 बजे तक जो गर्मी है वो इकट्ठा होती है, हवा को गर्म करके ऊपर की ओर भेजती है। मॉइस्चर की मात्रा हवा में है, अब ऊपर जाएगी तो मॉइस्चर ठंडा होने लगती है, मॉइस्चर ठंडा होके इकट्ठा होने लगती है, बादल बन जाता है। अब एक तरफ तो हो गई ठंडी हवा केंद्र में, तो और इसके चारों ओर हो गई गर्म हवा, तो एक साइक्लोनिक एयर सर्कुलेशन बन जाता है, चक्रवातीय गतिविधियां बन जाती हैं गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से। अब ये जो गर्म हवा है, इस ठंडी हवा को और ऊपर की ओर लेके जाती है, ये और ठंडी हो जाती है, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बूंदे नीचे आने लगती हैं, ये गर्म हवा फिर बूंदों को ऊपर लेके जाती है, क्योंकि आंधी चल रही है ना, सर्कुलेशन तेज है, ऊपर की ओर लेके जाती है। वो बूंद जो है वो जम जाएगी ऊपर जाके, ओले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन ये केवल गर्मी की वजह से है, तो स्थानीय होती है, ये लोकल होती है, जहां भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा वहीं आ जाएगी। तो एक तो ये स्थानीय मौसम है, स्थानीय होती है। दूसरे, इसमें वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि लोकल एवोपराइजेशन की वजह से ही जो मॉइस्चर इकट्ठा हुई है वही वापस नीचे आएगी। क्या मैं इसे आपको लिखवा दूं, अगर ये बातें आपको सब समझ में आ गई हैं तो? अगर चाहें तो आप इसे बना लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो। बना लिया है सबने? तो थोड़ा सा साइड हो जाओ प्लीज। सर लिखवा भी दीजिए। हाँ, लिखवाऊंगा मैं इसे, बिल्कुल एक एक चीज लिखवाऊंगा, क्योंकि अब तो समझ में आ गया, अब भूल जाओगे। कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया? अभी कोई बात हो तो पूछ लो। सर काल मेंस में बैसाखी कहते हैं, आपने क्या बताया था? काल बैसाखी कैसे कहते हैं? क्योंकि क्यों जब ये, कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं, देखो, जब ये आंधी आती है ना, तो पश्चिम बंगाल में आंधी भयानक होती है, तो वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है आंधी से, घर गिर गया, पेड़ गिर गए, क्योंकि थोड़ी गरीबी है वहां पर, तो ऐसे ही परमानेंट हाउसेस नहीं होते, लोगों के गिर जाते हैं। तो इसलिए कई लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है इन आंधी वर्षा के मौसम में, इसलिए इसको काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। मिटा दूं? चलो आप लिखो इसे जरा।
भारत की जलवायु, ठीक है, इसमें लिखना सर इंग्लिश पहले में क्या पॉइंट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें लिखना सबसे पहले भारत की जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु मॉनसूनी प्रकार की जलवायु है। इंडियाज क्लाइमेट इज, इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। अब ये कैसी होती है, तो इसमें एक लंबा ग्रीष्म ऋतु होती है मॉनसून टाइप की क्लाइमेट में, लंबी ग्रीष्म ऋतु, और ये भी समर सीजन भी वेट होगा, वेट समर सीजन, लॉन्ग एंड वेट समर सीजन, और शॉर्ट और ड्राई विंटर सीजन। ये मॉनसून क्लाइमेट की पहचान, पूरे विश्व में इस मॉनसून क्लाइमेट को इसी इसी पहचान से जाना जाता है। समर सीजन लंबा होगा और वेट होगा, और विंटर सीजन छोटा होगा लेकिन ड्राई होगा, शुष्क होगा। इसीलिए सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ उत्तर भारत में वर्षा कम होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हालांकि हो जाती है, पर उतनी नहीं जिसको कंसीडर किया जा सके। तो आप लिखिए ना, इसमें क्या लिखा, सेंटेंस बताइए, क्योंकि इसको परिभाषित करूंगा फिर मैं। सेंटेंस बताइए। भारत की जलवायु मौसमी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी, मॉनसूनी लिखना, मॉनसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लंबी एवं नम, जिसके अंतर्गत लंबी एवं नम ग्रीष्म ऋतु, लंबी एवं नम ग्रीष्म ऋतु तथा छोटी एवं शुष्क, तथा छोटी एवं शुष्क शीत ऋतु होती है, छोटी एवं शुष्क शीत ऋतु होती है। अंडर इट द लॉन्ग एंड वेट समर सीजन, द लॉन्ग एंड वेट समर सीजन, while dry and short, while dry and short winter season is considered, winter season is considered, ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, कंटिन्यूएशन में लिखना, अब जलवायु ही किसे कहते हैं, अब मेन बात तो ये भी है ना, तो इसको भी लिख लो कंटिन्यूएशन में करके, या अगले पॉइंट से, अगले पॉइंट से लिखना। किसी क्षेत्र विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक जलवायविक दशाएं, दीर्घकालिक जलवायविक दशाएं, जलवायविक दशाएं उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती हैं, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती हैं। द लॉन्ग टर्म, द लॉन्ग टर्म एरोफोबिक कंडीशंस, एरोफोबिक, the long term aerophobic conditions of a particular area, of a particular area is known as, is known as, is known as its climate, ठीक है। अच्छा, जब मैं 7 बजे या 7:02-3 पे छोड़ दूंगा, किस समय शुरू होती है लोकल एक्ट वाली क्लास आप लोगों की? एग्जैक्ट 7:05 7:10 तक ही हो जाती है स्टार्ट। तो मैं 7 बजे फिर छोड़ दूंगा आपको। चलिए, लॉन्ग टर्म एरोफोबिक कंडीशंस इज नोन एज इट्स क्लाइमेट,
ठीक है। अब भारत में जो क्लाइमेट है इसे हम लोग सामान्य तौर पर चार भागों में बांट सकते हैं। चार प्रकार की जलवायु दशाएं बदलती हैं भारत में। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर मॉनसून हवाएं एंटर करती हैं इंडिया में, इसलिए इसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु को ही हम लोग एक अलग प्रकार से देख लेते हैं, तो वर्षा ऋतु के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक रेनी सीजन होता है ये। और फिर तीसरी, जब सितंबर में, जून में सूरज यहां आया, ये 0 डिग्री की रेखा है, सितंबर में सूरज यहां आ गया, अब इक्वेटर के तापमान को बढ़ा देगा। अब टेम्परेचर यहां ज्यादा है, उत्तर भारत में उस समय तापमान में कमी आ जाती है, उत्तर भारत का तापमान ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज उत्तर भारत से दूर हो गया, दक्षिण भारत की तरफ ट्रांसफर हो गया है, इसलिए यहां हो गई गर्म हवा, यहां हो गई ठंडी हवा। तो मैंने बताया हवाएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं, तो हवाएं उत्तर भारत से और समुद्र की ओर, दक्षिण भारत की ओर चलने लगती हैं। इसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, है ना, उत्तर लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो फिर सितंबर में एक और सीजन हम लोगों को देखने को मिलता है जिसे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, ऑटमन सीजन, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में वर्षा वगैरह नहीं होती है, ना ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो शरद ऋतु का मौसम होता है, ऑटमन सीजन। और उसके बाद सूरज सितंबर के बाद और सदर्न हो जाता है, और दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पर चमकने लगता है 23.5 डिग्री। इस समय सूरज उत्तर भारत से बहुत दूर हो गया, तो फिर जहां शीत ऋतु आ जाती है या ठंड पड़ती है, उस समय को हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चार पार्ट्स में भारत की जलवायु को डिवाइड कर सकते हैं, चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आप लिख लीजिए, अंतिम बिंदु है ये आज की क्लास का। भारत में जलवायु को भारत में जलवायु को वार्षिक आधार पर वार्षिक आधार पर चार भागों में बांटा जा सकता है। इन इंडिया, climate can be divided into four parts. Climate can be divided into four parts on the basis of aerophobic conditions. पहला ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। दूसरा वर्षा ऋतु, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षा ऋतु, क्योंकि ये भारतीय कृषि से जुड़ी हुई है। वर्षा ऋतु या रेनी सीजन। थर्ड शरद ऋतु या ऑटमन सीजन। और चौथा फोर्थ शीत ऋतु या विंटर सीजन। इन्हें हम इलाबोरेटली कल करेंगे, मतलब कल माने कल का तो ऑफ रहेगा, कल सैटरडे है, इवनिंग क्लास ऑफ रहती है, तो कल ऑफ रहेगा, मंडे करेंगे आप। लेकिन मंडे आप लोग आ जाना, अच्छे से समझ लेना इसे। किसी को कोई बात समझ में ना आई हो यहाँ तक की, तो आप पूछ लीजिए। सर रिवर्स में जो हमारा चल रहा था वो इतना ही हाँ। रहेगा, या उसमें अभी हमें पूरा रिवर्स वो में गंगा का? रिवर्स में आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं ना, वो मोर देन जी सफिशिएंट है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है जो मैंने आपको छोड़ जी दी है, जी समझा दिया है। जी सर, तो आप जी एक बार सर। उसे पढ़ लीजिए, कोई उसमें बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा क्लास में। देखो, नोट्स का मतलब, ये सब लोग ध्यान रखना, नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कुछ समझाऊंगा नहीं आपको। उसमें जो ऐसी चीजें हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जो केवल याद रखने वाली हैं या जो केवल पढ़ने वाली हैं, पढ़ के समझ में आ जाएंगी, वो मैंने आपको दे दी हैं। उनमें जो टेक्निकल पॉइंट है उनको मैं समझा देता हूँ, आपको ओके सर। लिखवा भी देता हूँ अलग से। लेकिन आप क्या करना, उनको पढ़ लेना, और पढ़ के जो भी बात उसमें समझ में ना आए मुझे मुझसे पूछ लेना। ऐसा ना हो कि आप उसे पढ़े ही ना, मैं नोट्स आपको देता रहूं और वो आपके पास इकट्ठा होते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन नोट से नहीं होता है कभी भी, सिलेक्शन उन नोट्स को पढ़ने से होता है, कॉन्सेप्ट जी क्लियर सर। करने से होता है। तो आप लोग सब ये ध्यान रखें कि आप नोट्स आपको जो, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उसमें एक एक चीज शामिल है, पर आप उसे पढ़ लें, पढ़ के समझ लें। बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे जरूर पूछ लें, है ना।
सर ये Okay, sir. एरोफोबिक क्या चीज है, एक बार ये टर्म समझा देंगे? चलिए, एरोफोबिक माने देखो, हमेशा हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। दो चीजों से किसी भी जगह की जलवायु निर्धारित होती है, एक हवा से, एक वहां की तापमान से। हाँ जी। अब तापमान भी हवा से जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर भी। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां हवा तेजी से गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो तापमान और हवा, इन दोनों के बदलने से या इन दोनों के माध्यम से वहां की किसी भी जगह की जलवायु निर्धारित होती है। ओके। तो इसलिए जलवायु को निर्धारण करने वाली दो चीजें हैं, एक वहां का टेम्परेचर और एक वहां की एयर। इसी को हम लोग एयरफोबिक कंडीशंस कहते हैं कि वहां की कैसी एयरफोबिक कंडीशंस हैं। और तापमान आपको पता है, अभी मैंने समझाया, सूरज की गति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ सर, वो इसीलिए चीज़- जैसे जैसे तापमान सूरज की गति के ऊपर निर्भर करेगा, वैसे ही वैसे हवा भी निर्भर करेगी। क्योंकि जहां तापमान ज्यादा, वहां की हवा गर्म गर्म होके ऊपर उठेगी, ठंडी हवाएं वहां से कहीं से चलने लगेंगी। तो एक एयर सर्कुलेशन इसी तरीके से अर्थ पर बनता है, सूरज की गति के साथ ही। इसलिए थर्मल बेल्ट्स, थर्मल बेल्ट्स कहते हैं उन्हें, और एयर प्रेशर बेल्ट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एयरोफोबिक कंडीशंस के नाम से जानते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। इसको इलाबोरेटली हम इन सब चीजों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय है ये, फिजिकल ज्योग्राफी का, वहां पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ रीता जी। सर कल क्या टॉपिक किया था? कल हम लोगों ने, अब मुझे भी याद नहीं है, अच्छा पूछ सर, लेने रिकॉर्डिंग से होगी? थे। एक्चुअली मैं कल कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी। कल की तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आज नहीं होगी। इसलिए कर ली क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल शायद हम लोगों ने रिवर्स की थी। आप किसी किसी से नोट्स ले लीजिएगा, शायद सर ग्रुप पे भेज भी दिए हैं किसी ने। सर आज हाँ जी, आज के टॉपिक की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? क्योंकि मैं रास्ते में आज के थी जब मैं टॉपिक ये की, कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, आज के टॉपिक की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो ओके आप सर। उसको तो उसको लिंक मिल सब्सक्राइब कर जाए है? लीजिए। हाँ, हाँ नहीं, उसका वो तो लिंक दे सब्सक्राइब दिया कर गया है। रखा है। हाँ, जी तो जी। उसी पर ऐड हो जाएगी, तो आप परेशान ना हो, जिनका ओके। भी छूट गया वहां पर वो आ जाती है दूसरे दिन शायद। नहीं है ना? कर तो लिया है सर, लेकिन एक बार और हो जाएगा क्योंकि रास्ते में थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप कर लेना। उस वहां तो आप कितनी बार भी उसे देख सकते हो, रिकॉर्डिंग वहीं अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग वहीं मिल जाती है क्लासेस की। चलिए कर, ठीक है, फिर मिलते हैं 8:30 बजे। ओके, थैंक यू।